नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और एक बार फिर लेकर हाजिर है कंज्यूमर अड्डा का ये ताज़ा तरीन एपिसोड। लेकिन बात यहां पर होगी थोड़ी गंभीर और मामला आप में से कई जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बात आज हम क्यों कर रहे हैं। हिना खान एक बड़ी सेलिब्रिटी, बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग देखते हैं और उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी स्टेज 3 का। हिना खान फिटनेस फ्रीक भी मानी जाती हैं, बहुत सारे वीडियो पब्लिश करती हैं जहां वो हेल्थ, लाइफस्टाइल, तमाम चीज़ों की बात करती हैं, अलग अलग शो कॉन्टेस्ट में दिखाई देती हैं और आइकन भी हैं। तो आखिर कैसे हो गया ये सब कुछ। और स्टेज 3 जो बहुत एडवांस स्टेज होती है, और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं जो हमें चौंकाते हैं कि धीरे धीरे किस तरह भारत में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। तमाम तरह के कैंसर है, उसमें से एक ये कैंसर जो महिलाओं को हिला के रख देता है। तो आज चर्चा करेंगे इस पर। अब कैंसर से कोई कैसे बच सकता है। हमें लगता है कि जागरूकता, अवेयरनेस ही वो टूल है जिससे आप कैंसर या किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे होती है उसे तो तोड़ती है, लेकिन जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी तोड़ कर रख देती है। खर्चे भी हैं काफ़ी सारे, बहुत सारे इसके इकोनॉमिक फॉल आउट भी हैं, आर्थिक पहलू भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो आज हर चीज़ पे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे इस बीमारी का पहले पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर एक महिला को कैंसर हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। चलिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पहले आपको बताऊं। मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हमारे देश में क्या स्थिति है। तो नहीं, बचाव की बातें हम बाद में करेंगे। कहाँ से बात निकली, इस वक्त हम क्यों ये बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटी हिना खान को स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर है, वो उन्होंने बताया और तब से ये पूरा मामला चर्चा में है। लगातार आप चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भारतीय महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स दुनिया में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी होगा थोड़ा सा भी तो नंबर्स में बहुत बड़ा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं के कैंसर के मामले आते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जो है, अब वो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं में जो कैंसर होते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पर है। 28% मामले जो हैं वो ब्रेस्ट या स्तन कैंसर के निकलते हैं। इसके अलावा 3 दशकों में 40% तक ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ते हुए नजर आए। पिछले 3 दशक यानी तकरीबन 30 साल, और जिसमें से ये जो आधुनिक 20 साल 21वीं सदी के, उस दौरान भी ये मामले बहुत बड़े हैं। हाँ, एक रिलीफ पॉइंट है, ये पॉइंट्स ज़रूर सब लोग नोट करें। ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवल का जो रेट है वो 90% से ज़्यादा है। यानी अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होता है, किसी को स्तन कैंसर होता है, तो 90% चांसेस हैं कि उसे बचाया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन कैंसर अपने आप में नाम एक ऐसा है जिसे सुनते ही और उतनी बड़ी तकलीफ भी है। खैर, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर अंशुमन कुमार, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर अंशु घोष और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। हिना खान वाला केस सबको पता है, स्टेज 3 का कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ और बाकी कहानी। लेकिन जो बाकी नंबर्स मैंने बताए कि भारत में महिलाओं को सबसे ज़्यादा कैंसर, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का मामला सबसे ज़्यादा, और लगातार पिछले 3 दशक से नंबर बढ़ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों आखिर ऐसा। कई तरह के कैंसर हम कई बार आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज है जिससे बीमारी तो बीमारी, एक महिला का आत्मविश्वास भी चला जाता है। जी विपिन साहब, इसको समझने के लिए ये जरूरी है, बहुत साधारण भाषा में, नॉन डॉक्टर की लैंग्वेज में समझा देता हूं। सभी लोग वाकिफ हो गए, महिलाओं में 2 हार्मोन मेन तरह के हैं, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिसके कारण महिलाओं की सारी चीजें, प्यूबर्टी से लेके मंथली साइकिल से लेके बच्चा होने से लेके सारी चीजें होती है। इसका बैलेंस रहना, समन्वय में रहना, संतुलन में रहना बहुत जरूरी है। इसके डिस्टरबेंस के कारण, एबनॉर्मल डिस्टरबेंस मतलब एस्ट्रोजन बढ़ने लगे, प्रोजेस्टेरोन कम हो, या ये उतार चढ़ाव जो 1 महीने में साइकिल होने के कारण पीरियड्स आती है महिलाओं को, ये एबनॉर्मल हो जाए, यही ब्रेस्ट कैंसर का कारण है। साधारण भाषा में समझा रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अब ये क्या हो सकता है, बच्चों में मेंस्ट्रुअल साइकिल आज से 30 साल 40 साल, मतलब हमारी माँ की उम्र में एक जनरेशन या 2 जनरेशन पहले चले आए, तो लगभग 14-15 साल में पीरियड से स्टार्ट होते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मीनोपॉज यूजुअली 35 से 40 साल में खत्म हो जाती थी उनके लाइफस्टाइल के कारण।
आज बच्चियों को 8 से 9 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है और 50 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है। तो ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बढ़ गया। इसके पीछे की वजह समझाता हूं अभी क्यों बढ़ा। गाय के दूध में मिलावट, जो डेयरी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, हार्मोन देके दूध पैदा किया गया, इसके कारण बच्चे जो दूध पी रहे हैं, बच्चियां जो दूध पी रही हैं, उसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस हुआ। लाइफस्टाइल गड़बड़ हुआ। बचपन से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो खा रही हैं बच्चियां, उसके कारण मोटापा बढ़ा। और एस्ट्रोजन बहुत तेजी से, बहुत जल्दी और एबनॉर्मल, जिसको हम कहते हैं बिजारे फॉर्म में आने लगा। दूसरा, तीसरा, जो आपके वातावरण में प्लास्टिक्स, जिसमें थैलेट्स एक केमिकल है और बीए से बिस्फेनॉल ए, ये एस्ट्रोजन मिमिक करता है। एस्ट्रोजन है नहीं, लेकिन असर अगर शरीर पे इसका देखें तो एस्ट्रोजन की तरह होता है, ये बढ़ा दिया। इस तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ी और एक्सरसाइज कम। अब इसको कोई महिला अदरवाइज ना ले कि पहले माताएं, हमारी दादी पोछा लगाती थी, घर का काम करती थी, आज ये एक्टिविटी चली गई तो अननोइंगली उनका जिम का एक्सरसाइज जैसा कुछ हो जाता था। आज एक्सरसाइज जीरो, खाना बढ़ गया, कैलोरी इनटेक बढ़ा, आउटपुट कम। अब ये कैलोरी जब जमा हुआ, ये मोटापा करा, खास करके पेट के पास और हिप के पास, ये हुआ। दूसरा, नाइट लाइफ, जिसके बहुत बड़ी स्टडी हुई यूनाइटेड किंगडम में, नर्सेज स्टडी। नाइट लाइफ जिनकी लंबी हुई, नाइट ड्यूटी के कारण या किसी कारण, सर्कैडियन रिदम, मतलब सूरज के जगने सोने के हिसाब से उनका जगना सोना नहीं रहा, मतलब पूरी रात जगे रहे और दिन में सोते रहे, ऐसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा। तो वो हमारे इंडिया में भी कॉमन हो गया, खासकर मेट्रो सिटी में। स्मोकिंग, अल्कोहल, दो का इंपैक्ट माना ही गया है। अगर कमर की लाइन बढ़ने लगे तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा। ये सब कुछ प्रमुख कारण है। अब खास बात ये क्या है अभी कि कम उम्र में क्यों होने लगा, इतनी कम उम्र में महिलाओं में स्तन का कैंसर। वातावरण का प्रदूषण, म्यूटेजेनिक एजेंट्स, मतलब जो हमारे शरीर में डीएनए को और सेल को डैमेज कर रहा है एब्नॉर्मली, जिसपे कोई चर्चा नहीं हो रही है, जिसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। ओबिसोजन है, मतलब मोटापा करा रहा है, और कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर करा रहा है। ये सब ऐसे मिक्स्ड फैक्टर हैं, और अफसोस बस इनोसेंट बायस्टैंडर जो महिलाएं हैं, उनको पता भी नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। जबकि मैक्सिमम लोग क्या समझ रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक कैंसर, सिर्फ 5 से 15% ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है, बाकी सब हमारे वातावरण, हमारे पर्सनल चॉइस या हमारे पब्लिक हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम है। राइट जी, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया अंशुमन साहब आपने, इसके कई कारण, कई रीजंस और क्यों हो रहा है। अंशु जी, लेकिन अगर हम हिना की बात करें, ऐसी कई और महिलाएं जो हमें तो बाहर से तो यही लगता है कि बहुत फिट हैं, फिटनेस आइकन हैं, उनके साथ जो अंशु सर ने बहुत सारी बातें बताई कि मोटापा और वो तमाम चीज़ें तो नहीं थी। लाइफस्टाइल का हम नहीं जानते इन पर्टिकुलर किसी की कैसी है, लेकिन और स्टेज 3 उन्हें सीधे पता लगा। तो क्या इस बीच स्टेज 1, स्टेज 2 किसी को पता नहीं लगता? सीधे जाके अपर लेवल पे ही आपको पता लगेगा कि ये इस तरह की कोई बीमारी आपको हो गई है? बेसिकली इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी अवेलेबल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से सही तरीका समझिए कि आप हर महिला को आइडियली महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, और उसका सही तरीका आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से, अपने फैमिली डॉक्टर से सीख सकते हैं। ये सबसे पहला टेस्ट होता है जो खुद महिला अपने ऊपर कर सकती हैं। उसके अलावा कई स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेमोग्राफी एंड सेकेंड इज ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। मेमोग्राफी एक एक्सरे होता है जिससे कैंसर, यदि गठान यदि आप खुद फील नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी पहले वह एक्सरे डिटेक्ट कर सकता है बहुत अर्ली स्टेजेस में। स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कि डिजीज होने से पहले उसे पता लगा सके। इसीलिए हाई रिस्क पेशेंट्स में, या इवन आइडियली हर पेशेंट में 40 की एज के बाद मेमोग्राफी एडवाइस की जाती है। इनमें से जी हाँ जी, बोलिए। यदि मेमोग्राफी अवेलेबल नहीं है तो ब्रेस्ट सोनोग्राफी भी कराई जा सकती है। इन तीनों में से कुछ ना, मतलब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज अ मस्ट। उसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, दोनों में से कुछ भी ऑप्ट किया जा सकता है। ठीक है। वैसे तो डॉक्टर अंशुमन ने बहुत ब्रॉडली रीजंस हमें बताए कि क्या क्या, लेकिन फिर भी कोई पर्टिकुलर टाइप के लोग जिन्हें खतरा ज्यादा हो सकता है, जिन्हें
थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए डॉक्टर अंशु? डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि 5 to 10% ओनली ब्रेस्ट कैंसर्स आर ड्यू टू जेनेटिक कॉजेस। इसमें BRCA जीन 1 and 2 रिस्पॉन्सिबल है, बट बाकी के 90 to 95% केसेस में ये लाइफस्टाइल के कारण ही होता जा रहा है। वेट गेन मींस ओबेसिटी, जो भी पेशेंट ओबीज हैं, वेट ज्यादा है उनका, या अल्कोहल, स्मोकिंग, अर्ली प्यूबर्टी मतलब जिनकी मेंसेस जल्दी स्टार्ट हुए हैं या लेट एज तक हैं, कुछ हद तक हाई डोजेस ऑफ ईस्ट्रोजन कंटेनिंग मेडिसिन लाइक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल है। लेट मैरिज, ब्रेस्ट फीड नहीं कराना बच्चों को, ये सारी चीजें भी कोरोबोरेट करती हैं ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है, ठीक है। हम और चीज़ों पर आते हैं कि एक तो कुछ चीज़ें मैं थोड़ा, क्योंकि टेस्ट हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी हैं और वो एक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट है, तो भाटी साहब कुछ एक नाम बताया अभी मैम ने कि आप मेमोग्राफी, जो शायद बहुत कॉमन है, जो सारे लोगों को आइडिया हो या जिन्हें नहीं हो तो उनके लिए वो पहला शब्द आता है सुनने में, लेकिन और क्या स्क्रीनिंग्स हो सकती हैं, कहाँ करा सकते हैं, कितनी कॉस्टिंग आती है, कितना रेगुलरली कराना चाहिए, कितने पीरियड का गैप में आपको करा ही लेना चाहिए और किन लोगों को तो पर्टिकुलरली करा ही लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण है, डॉक्टर अंशु ने बता ही दिया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि आप जितना अर्ली शुरू कर दें 20 साल की उम्र से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा हम देखते भी हैं खास तौर पे, कि ज्यादातर जो कैंसर है, इवन अगर हम देखें कि ब्रेस्ट कैंसर, वो 80% के करीब स्टेज 3 और 4 में डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम उस तरह का रोबस्ट है नहीं। और कहीं ना कहीं टेस्ट कराने के लिए एक डर भी रहता है, खास तौर पे मेमोग्राफी या किसी भी तरह की जांच को लेकर, कि कहीं कुछ निकल गया तो क्या होगा। तो जो स्टेज 1 और 2, अगर हमारे मेमोग्राफी, MRI, अल्ट्रासाउंड कोई भी टेस्ट होते हैं, तो 1 या 2 पे तो बहुत ही कम होते हैं जो डिटेक्ट। जब पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, लक्षण आने शुरू होते हैं, उस समय आते हैं, तो ज्यादातर कैंसर ब्रेस्ट के लेट ही डिटेक्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, जहां पर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, तो स्क्रीनिंग में काफी सारे टूल अवेलेबल हैं। मेमोग्राफी आजकल काफी लो रेडिएशन का हो गया है। अभी हम 40 इयर्स की एज में हम शुरू करते हैं, चाहे आपको लक्षण हो या ना हो। जैसा मैडम ने भी बताया कि स्क्रीनिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आपको जब लक्षण शुरू हो गए, आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी गिल्टी वगैरह फील नहीं हो रही, फिर भी 40 की उम्र में, या फिर एक बार आपको आपके डॉक्टर बता सकते हैं, हो सकता है उससे पहले भी, अगर आपकी हेरिडिटरी या फैमिली रिस्क है, ऐसा आपकी मदर को, सिस्टर को, आपकी नानी को, किसी को अगर इस तरह की प्रॉब्लम रही है ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपको थोड़ा जल्दी भी कराना पड़ सकता है। तो मेमोग्राफी एक सिंपल सा एक्सरे होता है, पर उसमें क्या होता है कि बहुत स्मॉल से स्मॉल लीजन, आप ये मान के चलिए कि चावल जितना, मतलब 3 to 5 mm लीजन भी डिटेक्ट हो जाता है, जो कई बार आप फील नहीं कर पाते, या क्लिनिकली भी कई बार उसका एग्जामिनेशन नहीं हो पाता। तो इस वजह से मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, कुछ केसेस में MRI की जरूरत भी पड़ सकती है। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज है, डॉक्टर अंशुमन भी बताएंगे, कि ज्यादातर अर्बन एरियाज के अंदर केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं, एंड रूरल एरियाज के अंदर कंपैरेटिवली फिर भी कम है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं, बट हाँ, ये जरूरी है, स्क्रीनिंग से एटलीस्ट ये हेल्प मिल समीर जाती जी, है। तो थोड़ा कॉस्टिंग, क्या क्या खर्चा आता है एक बार मेमोग्राफी या किसी तरह की स्क्रीनिंग में, औसत एवरेज कॉस्ट? हाँ, देखिए, मेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1500-2000 के बीच में होता है। ये बायलेटरल ब्रेस्ट का ही किया जाता है। और सेम अल्ट्रासाउंड की भी बात करें तो इतने ही कॉस्ट के अंदर हो जाता है। पर अगर आप मेमोग्राफी कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड साथ में वो कोरिलेट करते ही हैं उसका, तो मतलब बहुत ज्यादा महंगे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है जिसके बारे में आपको 4 बार सोचना पड़े। जितना पैसा आप कहीं पार्टी में या कहीं एंटरटेनमेंट में लगाएं, एक बार अगर उसे मिस कर दें, एक बार आउटिंग ना करें, होटल में खाना ना खाएं या कुछ भी, मैं किसी पर्टिकुलर को कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन 2000 रुपये आप अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि ये पूरी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि 90% तो कॉज जो है वो लाइफस्टाइल ही है। अब देखिए, बहुत सारे लाइफस्टाइल तो ऐसे हैं कि आपको पता है कि भाई आप अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं या आप ओवर अब्यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग आपने कहा, समझ में आता है, लेकिन उन चीज़ों का क्या करें? अब हमारे देश में 111 मसाले बैन हैं और कार्सिनोजेनिक पाए गए, ऐसे बहुत सारे अन्य चीज़ें हैं खाने पीने की जिसको आप लोग हमेशा वार्न करते हैं कि भाई इनसे खतरे हैं। तो बहुत सारे लोग, आई थिंक, भले ही ये पार्टी अब्यूज़ और ये सब नहीं भी कर रहे हों, तो भी क्या उन लोगों को खतरा रहेगा बाकी चीज़ों से? क्योंकि आपने कहा ये मेजॉरिटी में लाइफस्टाइल का इशू है।
देखिए, सबसे पहले तो आपने एक सवाल पूछा था, लाइफस्टाइल इनकी ठीक होती है अपेरेंटली, जो लगता है। किसी पर्टिकुलर केस के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सेलिब्रिटी मान लिए गए हैं, सेलिब्रिटी हमारे समाज में कौन माने जाते हैं सबको पता है। पूरी रात जगते हैं, पूरे दिन सोते हैं, या एटलीस्ट 2 बजे के बाद तक तो सोते हैं। सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ब्रेस्ट कैंसर का। आप हम जैसे गेहूं पिसवा के आटा खाते हैं, इन्होंने शायद जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। इनके लिए मैदा ही आता है, या बिना चोकर का आटा। कहने का मतलब फाइबर इनकी लाइफ से जीरो है। फाइबर कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव है। कॉस्मेटिक का इस्तेमाल जितना इनके ऊपर है, कॉस्मेटिक्स में भी थैलेट्स, पैराबेन, इस तरह के केमिकल डाले जाते हैं। और यूएस एफडीए ने भी इतनी बार कहा है कि भाई इसको मत डालो, लेकिन उसके बिना कॉस्मेटिक में इस तरह की मात्रा को। और आप सोचिए कि ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के कॉस्मेटिक का इस्तेमाल, अच्छा अब इसको सुनकर नॉर्मल दर्शक ये ना डर जाए कि क्या बिल्कुल हम बंद कर दें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। एक्यूमुलेटिव डोज कि जमा हुआ पूरी जिंदगी के 20 साल 30 साल का डोज कितनी हो रही है, इनकी बहुत ज्यादा होती है। ये बिना कॉस्मेटिक के निकलते नहीं है। कॉस्मेटिक इंक्लूड लिपस्टिक, फेस पाउडर, जो भी चीजें एब्जॉर्ब हो सकती है आपके बॉडी के अंदर, हेवी मेटल्स, ये हैं। अब आपने जो बात कही कि जो मसाले में मिलावट या सारी चीजों में मिलावट है, बिल्कुल खतरा है। लेकिन जो खतरा सबके लिए है, उसके लिए तो बार बार मैं एक ही बात करता हूं, गवर्नमेंट एजेंसीज को एक्टिव होना ही पड़ेगा। एजेंसी बनी हुई है, एक्ट बने हुए हैं, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पब्लिक के पास कोई ऐसा साधन नहीं है हम चेक करके पता करें कि किस खाने में मिलावट है, किस में नहीं है। करना पड़ेगा, लेकिन ये के फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर है फॉर एवरीबॉडी। अब जो एडिशनल आप ले रहे हैं, वो ले रहे हैं ये सारी चीजें जिसमें मैरिज का नहीं होना या मैरिज का डिले होना, बच्चे का नहीं होना जो कि प्रोटेक्टिव है, या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना, ये भी प्रोटेक्टिव है। बहुत सारे मिथ बन चुके हैं अपने को खूबसूरत दिखाने का या इसका। ये नेचर, प्रकृति ये कहता है कि जैसे हमने बनाया है वैसे रहोगे, तुम स्वस्थ रहोगे। अगर नेचर से खिलवाड़ करोगे तुम बीमार होगे। बीमारी किसी फॉर्म में हो सकती है, इंक्लूडिंग कैंसर। जी जी, ठीक है। बहुत सारी ये बातें हैं जिन्हें ध्यान रखा जाए, मतलब मैं उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। डॉक्टर अंशुमन ने बहुत ही साफ सरल भाषा में बताया कि क्या आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर खतरा सिर पर है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आशा की किरण सिर्फ इतनी है कि जो हमने शुरू में बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवल रेट 90% है। तो कैसे इलाज होगा, कैसे आप ठीक हो पाएंगे, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो तुरंत ले लेने चाहिए, ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेस्ट कैंसर पे आज चर्चा कह रहे हैं जागरूकता जरूरी है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हमने ब्रेक से पहले लिए कि आखिर ये होता क्यों है, कारण क्या है, क्या वजह है कि इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और हम किन चीज़ों को देख सकते हैं। स्क्रीनिंग्स और टेस्ट के बारे में भी हमने बातचीत की। ना थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अगर ये खतरा सिर पे आ ही जाए तो फिर क्या। डॉक्टर अंशु, एक जो बात अच्छी है, शायद अब आप उसे डिटेल में बताएंगी कि इसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, 90% के आसपास है। तो एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करते हैं, स्टेज 1 2 3 इनके क्या मतलब है, कहाँ आपको जाना है, क्या करवाना है? सबसे पहले यदि कैंसर डिटेक्ट हो गया है, मींस यदि मेमोग्राफी ने पिक किया है या अल्ट्रासाउंड में पता पड़ा है या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में पता पड़ा है कि स्तन में या बगल में गांठ है और वो कैंसर की है, तो सबसे पहले एक नीडल बायोप्सी की जाती है उसे कंफर्म करने के लिए कि वो गठान सच में कैंसर की है या कोई और गठान, साधारण गठान है। उसमें भी यदि डिटेक्ट हो गया कि हाँ ये कैंसर की गठान है, तो एमआरआई और दूसरी मोडालिटीज के थ्रू उसकी स्टेजेस डिसाइड की जाती हैं कि ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। स्टेज 1 और 2 इनमें सर्वाइवल रेट डेफिनेटली ज्यादा अच्छा है। 3 एंड 4 में थोड़ा सा सर्वाइवल रेट तो ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट विल बी, मतलब लंबा ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। सबसे पहले यदि डिटेक्ट हुआ है कि कैंसर है तो कैंसर सर्जन्स से मिलना होगा। अपनी स्टेज फाइनलाइज करने के बाद सबसे पहले यदि वो सर्जिकली ट्रीटेबल है तो सर्जरी की तरफ जाना होगा। और जो आजकल ब्रेस्ट प्रिजर्विंग सर्जरीज भी हैं,
मतलब जरूरी नहीं है कि उस ब्रेस्ट को कंप्लीटली रिमूव करना पड़े, और यदि करना भी पड़ता है तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू ब्रेस्ट को फिर से नॉर्मल ब्रेस्ट जैसा लुक दिया जा सकता है। मतलब वो ब्रेस्ट यदि रिमूव कर भी दिया गया है तो भी कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जिससे फीमेल को ऐसा नहीं लगेगा कि उसका ब्रेस्ट रिमूव किया है, वो सर्जरीज से वो रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। जी, ठीक है। डॉक्टर भाटी, तो ये जहाँ पर भी इलाज होगा कैंसर, मतलब अब क्योंकि जिस तरीके से भारत में फैल रहा है तो अलग अलग सेंटर्स हैं, लेकिन अभी भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो क्या ये इलाज हर जगह अवेलेबल है या सिलेक्टेड सिटीज़ में ही और सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में ही आपको इसका इलाज मिल पाएगा? तरह से जैसे पहले डायग्नोस बन गया, क्योंकि ये भी मल्टी मॉडलिटीज इसमें इस्तेमाल की जाती है करेक्ट डायग्नोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन की हमने बात करी ली। टेस्ट कराने में देखिए आजकल काफी एडवांस्ड पहले टेस्टिंग भी अवेलेबल है, जैसे ब्रेका 1-2। अगर हेरिडिटरी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मदर को, सिस्टर को, नानी को, तो आप अगर ये टेस्ट कराएंगे तो इसके जरिए ये पता लग जाता है कि आपको रिस्क है कि नहीं, ये जेनेटिकली फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसके अंदर एक और चीज है कि जैसे मैडम ने भी बताया कि बायोप्सी टेस्ट कराते हुए भी बहुत ज्यादा हेजिटेंट होते हैं, जो निडल बायोप्सी टेस्ट भी खास तौर पे, उसके लिए भी मना करते हैं। कई बार लोगों को मिथ रहता है कि इससे फैल जाएगा, और तो पहले जांच प्रक्रिया ठीक से होनी जरूरी है। गवर्नमेंट स्तर पे भी काफी सारे हॉस्पिटल अवेलेबल है, बाकी सभी तरह के बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर तो आजकल कैंसर का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, पर बहुत ज्यादा जरूरी है जितना जल्दी इसको अर्ली डायग्नोज कर लें उतना इसका क्योर, मतलब ये उतना जल्दी क्योर हो जाता है। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, थोड़ा मैं ट्रीटमेंट की तरफ और जाऊंगा। इत्तेफाकन कई बार हॉस्पिटल में जाना होता है और आजकल ये बड़ी दुखद बात है कि आप कहीं किसी से बात करें और पता चलता है कि वो जिनके साथ है वो कैंसर पेशेंट है या फिर उन्हें किसी प्रकार की ऐसी बड़ी बीमारी है। तो मैं देखता हूँ कि चूंकि मैं मुंबई से आपसे बात कर रहा हूँ तो बड़े मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, इत्तेफाकन हॉस्पिटल जाना हुआ और पता चला कि साइड वाले रूम में भी ऐसे ही एक मरीज़ हैं और इधर वाले रूम में भी ऐसे एक मरीज़ हैं, कोई जयपुर से आया है, कोई कलकत्ता से आया है। तो मैं वो सवाल इसीलिए पूछ रहा था कि क्या पूरे भारत में इक्वली इसका इलाज अवेलेबल है या कुछ सेंटर्स ही हैं जहां पर आप ये जाके इलाज कराएंगे? विपिन साहब, देखिए इसमें बहुत ही हेट्रोजेनिटी है। मतलब मैं कहूँ यूनिफॉर्मिटी है पूरे भारत में तो बिल्कुल गलत होगा कहना। इसमें बार बार गवर्नमेंट से मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूं, जिस तरह से कैंसर की रफ्तार बढ़ रही है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन हमने विकेंद्रीकरण नहीं किया कैंसर की सुविधाओं का, इस लोड को संभालना हमारे लिए संभव नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी बिल्डिंगों को देख के, जो बड़े बड़े 5 स्टार बिल्डिंग है उसको देख के कैंसर का इलाज नहीं होता है। डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी देखिए इलाज कराने के लिए। वो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध हो सकता है, प्राइवेट में भी हो सकता है। दूसरा ध्यान रखें, इससे कंज्यूमर ये ना हो जाए, ड्रैग ना हो जाए कि अस्पताल तो बड़ा अच्छा दिखता है। तीसरी बात कि इन सुविधाओं को कैसे करना है, क्यों कीमोथेरेपी के लिए मरीज को दिल्ली मुंबई जैसी जगह पे आना चाहिए। कोविड के टाइम यही समस्या हुई थी, ट्रेनें बंद हो गई, फ्लाइट्स बंद हो गई, कई लोग अनफॉर्चुनेटली दूर दराज में कीमोथेरेपी के बगैर मर गए। इसकी सुविधा पीएचसी सीएचसी स्तर पर उपलब्ध हो सकती है, रेडियोथेरेपी की सुविधा वहां उपलब्ध हो सकती है। और ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी ऐसी सर्जरी है जिसको अक्रॉस इंडिया इनफॉर्म प्रोटोकॉल के साथ, इनफॉर्म प्रोटोकॉल में बोल रहा हूं, जिसमें कोई कमी नहीं होगी। जो इलाज दिल्ली में होगा वही इलाज वहां हो जाएगा। एक दूसरा, अब 5G टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक सर्जरी जैसे मैं कर रहा हूं। रोबोटिक सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर को छोड़ दीजिए, ब्रेस्ट कैंसर में भी है लेकिन उसको छोड़ दीजिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर सर्जरी कहीं भी हो सकती है और हब एंड स्पोक पैटर्न से हेल्थ केयर सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई और हर में बैठा, हर स्टेट कैपिटल में बैठा जो स्पेशलिस्ट देखेगा उसके जो सब स्पेशलिस्ट होंगे वहां ऑपरेट करेंगे। ये भी संभव है, लेकिन पॉलिसी मेकर को इस लेवल पे सोचना पड़ेगा। पब्लिक जाए कहां? पब्लिक को समझ नहीं आ रही, पब्लिक कंफ्यूज है, मैं करूं क्या, व्हाट इज व्हाट। अब उस चक्कर में पब्लिक चाहती घर जमीन जेवर जवाहरात बेच के किसी तरह से इलाज करा लो। ये सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू हेल्थ केयर। जी बिल्कुल। एट लास्ट डॉक्टर अंशु, क्योंकि कई लोग कार्यक्रम सुन रहे होंगे, कई तरह की शंका मन में आएगी, कई तरह के सवाल मन में उभरेंगे। आपने कहा भी स्क्रीनिंग हो सकती है, सेल्फ एग्जामिनेशन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई शुरुआती लक्षण या इसमें भी अन्य कैंसर्स की तरह कोई लक्षण नहीं है जहां से आप एटलीस्ट सोचो कि
क्या एक बार हम टेस्ट कराएं, क्या एक बार हम स्क्रीनिंग कराएं? डेफिनेटली, जैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में अर्ली डिटेक्शन के लिए यदि कोई भी गांठ स्तन में या बगल में महसूस हो, ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज हो, निपल से कोई डिस्चार्ज हो, ब्रेस्ट की स्किन में चेंजेस आए, शेप या साइज में चेंज हो ब्रेस्ट की, ये सारे अर्लीस्ट सिम्टम्स होते हैं जिसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। और यदि आप हाई रिस्क हैं, जो मैंने हाई रिस्क फैक्टर्स बताए या डॉक्टर अंशुमन ने हाई रिस्क फैक्टर्स बताए, यदि आप उन हाई रिस्क में आते हैं तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ जाइए। और एज सच भी 40 इयर्स की एज के अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग टेस्ट हर महिला को कराते रहना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो डॉक्टर अंशु ने भी बता दी हमें कि क्या वो अर्ली साइंस हो सकते हैं। अगर एज 40 क्रॉस हो रही तो डेफिनेटली आपको मेमोग्राफी या अन्य टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और ओवरऑल जो बड़ी पिक्चर है जो डॉक्टर अंशुमन ने बताई, डॉक्टर भाटी ने भी कहा, आपके लाइफस्टाइल से ये बहुत सारी बीमारियां आप सीधी तरह से जुड़ चुकी हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरह से, कहीं चाहें तो किसी दिन शांति में बैठ के एक पेपर पे नोट डाउन कर लें कि भाई आपका एक पूरा महीना बीतता कैसे है, क्या आप खाते पीते हैं, आपके जगने सोने का पैटर्न क्या है, कितना आप बाकी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, इनफैक्ट किस शहर में रह रहे हैं, पॉल्यूशंस के लेवल क्या हैं और खान पान में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद आपको वहीं से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि थोड़ा चेंजेस या बदलाव या अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी चीज़ें भी आपकी लाइफस्टाइल से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। जैसे आज हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की, 5-10% केसेस हैं जो जेनेटिक है, बाकी सब आपकी लाइफस्टाइल का नतीजा है। तो प्लीज़, शायद जागरूकता और जगने का समय है, और ऐसी बातचीत हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं उससे काफ़ी आगे तक ये बात जाएगी और हम हो सकेगा तो इस बीमारी को जरूर रोकने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का सारी बातचीत हमसे करने के लिए। नमस्कार।